हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो नंबर सिस्टम के दो टॉपिक्स पे होने वाला है। एक है ब्लड रिलेशन एंड सेकंड है एज रिलेटेड क्वेश्चंस। आपने देखा होगा कि दो तीन पर्सन दे दिया जाता है एक ही रिलेशन में और एज का रेफरेंस दिया जाता है कि 5 years लेटर द पर्सन एज बिकम डबल ऑफ समथिंग। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डील करने वाला हूँ और जो पैटर्न से मैं कराता हूँ वही है। क्वेश्चंस में आपका पीवाईक्यू इंक्लूडेड है 1995 से 2023 तक। आप एक से दो क्वेश्चन इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी पूछ सकता है बिकॉज रेगुलर पूछता है ये। इधर ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है या डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो 9 टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, सो इस वीडियो में 2 टॉपिक और बढ़ जाता है, ब्लड रिलेशन और एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 11 टॉपिक कंप्लीट हो गया है और बचा क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें देखिए एक नया मैंने ऐड किया है कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें भी मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि हर सीसेट वाले पेपर में एक या दो क्वेश्चन कॉइन से रिलेटेड होता है, तो मैं स्पेसिफिकली उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। और बच गया हमारा एलसीएम क्यूब और डीआई का डेटा इंटरप्रिटेशन। सो ये भी जल्दी आने वाला है। सो ऑल ओवर मतलब लगभग बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिया है, 4 बचा है। और जो मेरा वीडियो न्यू देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने मैराथन सेशन क्रिएट किया है 4 वीडियो का, जिसमें मैं कंप्लीटली पीवाईक्यू कवर किया हूँ। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियोस है। जैसे नंबर सिस्टम 10 से 11 घंटे का है, ये भी लगभग 10 घंटे का है। पीएनसी लगभग 4-5 घंटे का है। ये पार्ट भी लगभग आपका 3 से 4 घंटे का है। सो सिंस ये बहुत लंबा लंबा पार्ट है, इस कारण से मैं इनिशिएटिव लिया था कि आप लोगों के प्रिपरेशन में हेल्प हो, इसलिए टॉपिक वाइज वीडियो बनाना, जिसमें आज ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद 11 टॉपिक वाइज वीडियो हो जाएगा, जो कि मेजर पोर्शन सीसेट का कंप्लीट होता है और बच जाता है ये आपका 4 टॉपिक। ठीक है, इसमें मान के चलिए कॉइन से अगर 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे एक क्वेश्चन, क्यूब से एक क्वेश्चन और डीआई से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो अभी केवल 5 क्वेश्चन का अभी टॉपिक बच जाएगा इस वीडियो के बाद। और ऑलमोस्ट 52 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ सेक्शन से, तो 5 लगभग 47 क्वेश्चन तक का कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप अब मैराथन अच्छा लगे तो मैराथन देखिए, और टॉपिक वाइज अगर अच्छा लगे तो आप टॉपिक वाइज देखिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनका पूरे मैथ्स वीक है, जो आर्ट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो वो मैराथन एक बार जल्दी स्पीड में कवर कर ले। और जिनका केवल कुछ कुछ टॉपिक को टच करना है तो टॉपिक वाइज जाए। दोनों के लिए मैं कन्वीनियंट तरीके से वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है। और जो लोग न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हेल्प मिल सके न्यू वीडियोस से। अब डायरेक्टली चलते हैं वीडियोस के पहले क्वेश्चन पे कि ए इज ओल्डर देन बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक चार्ट बना लेंगे। ये है एज का चार्ट है कि अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपका एज बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये कन्वेंशनल आप याद करके रखिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। और इसमें मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ऐसे क्वेश्चंस जैसे जो ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5 वाला है ना, सो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको रैंडमली चेक नहीं करना होगा। सो ये ट्रिक मे भी आपको पता हो या मैक्सिमम चांस है कि आपको ये नहीं पता होगा ट्रिक। मैं बताता हूँ, देखिए। पहला है ए इज ओल्डर देन बी, मतलब ए कहीं इस तरफ होगा और बी का पोजीशन लगभग पीछे होगा, बिकॉज हम लोग माने हैं कि राइट साइड जो है उसका एज ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज। तो सी डी का सेम एज है, तो ए बी के रिलेशन में सी डी कहाँ हो सकता है? सी डी हमारा यहाँ हो सकता है, क्योंकि मैं एक वर्टिकल लाइन में लिख रहा हूँ बिकॉज सी डी का एज सेम है। सी डी यहाँ भी हो सकता है, सी डी यहाँ भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट ई इज द यंगेस्ट, मतलब ई को यंगेस्ट बना देना, एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे लिख देना है। ठीक है, देन एफ इज यंगर देन डी, तो एफ जो है वो डी से यंगर है। तो ये जो सी डी का हम 3 पोजीशन बनाए हैं, तीनों जगह एफ को हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वो डी से यंगर है, मतलब सी डी दोनों से यंगर होगा क्योंकि सी डी बराबर है। देन एफ इज ओल्डर देन ए। अब देखिए ये तीनों कंडीशन तो हम लोगों ने लिख लिया। अब कौन से कंडीशन पे आपको दिख रहा है कि एफ जो है ओल्डर देन ए है? सो ये कंडीशन आपको दिख रहा है कि एफ जो है वो ओल्डर है ए से। इसका मतलब है ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा, ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा जो बच गया है वो अरेंजमेंट ऐसा बच गया है, ई बी ए एफ और सी और डी। ठीक है, तो मतलब हमें इन पांचों से पता चल पा रहा है, हमें निकालना क्या है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। मतलब ओल्डेस्ट पर्सन हम निकाल पा रहे हैं इस पांचों स्टेटमेंट से। पहला हमारा स्टेप ये हुआ कि हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम निकाल पा रहे हैं कि सी डी आर द ओल्डेस्ट। अब एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि कैसे पता चलेगा कि कितना स्टेटमेंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले देख लेंगे कि टोटल वेरिएबल कितना इंक्लूड है। ए बी सी डी ई एफ 6 वेरिएबल है, तो 6 का आप सिंपल सा चार्ट बना लेंगे। ए
बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब देखिए ध्यान से स्टेप फॉलो करते जाइए। अब जैसे जैसे कुछ कुछ हमारा एक एक स्टेटमेंट उठाते जाइए। ए इज ओल्डर देन बी, तो ये जो स्टेटमेंट है और ए और बी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा, तो ए बी को जोड़ दीजिए। ठीक है, सी डी आर ऑफ सेम एज, मतलब सी डी के बीच रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा, सी डी को जोड़ दीजिए। जहां पर ये जोड़ते जाइएगा और जहां पर ऐसा आपको पता चले कि पूरी कनेक्शन बन चुका है, मतलब हर एक हमारा 6 वेरिएबल है, तो ए से हम लोग पूरा बी के पास भी पहुंच जा रहे हैं, सी डी ई एफ सबके पास पहुंचा जा रहा है, मतलब सबके पास कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गया है। तो इस केस में आंसर वहीं रुक जाएगा। लेकिन अभी तक ए बी और सी डी ही जुड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे, ई इज द यंगेस्ट। ई यंगेस्ट का मतलब है ई के बारे में बता दिया गया है कि ई एफ से भी रिलेटेड है, एफ से भी यंगेस्ट है, ए बी सी डी ई और एफ पांचों से ई यंगेस्ट है, मतलब पांचों से रिलेशन इसका स्टैब्लिश है। तो इस कारण से ना कि ग्राफ मेसी ना हो जाए, ई को हम लोग थोड़ा साइड रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ई का रिलेशन सबसे है, तो ई को हम ऐसे भी हम लोग केवल एक स्टेटमेंट से हम ई तक पहुंच सकते हैं किसी के भी थ्रू। अब नेक्स्ट जाते हैं, एफ इज यंगर देन डी, तो एफ और डी को मिला देंगे, एफ और डी के बीच में रिलेशन है। अभी भी देखिए ये जो दो सेट है, ए बी का सेट है और एफ सी डी एफ का सेट है, दोनों अभी मिला हुआ नहीं है। अभी भी हमारे पास मतलब हम बता नहीं सकते सबके बीच का रिलेशन। ठीक है, ओल्डेस्ट हम नहीं बता सकते, ओल्डेस्ट में हमें सबका रिलेशन चाहिए। देन लास्ट जब यूज करेंगे, एफ इज ओल्डर देन ए, तो अब एफ और ए का जो स्टैब्लिश हो गया, अब देखिए अब ये वाला जो लाइन बन गया, इससे क्या हो गया कि अब पूरी हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। अब एक के द्वारा हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ए से बी पे भी जा सकते हैं, ए से एफ जा सकते हैं, डी जा सकते हैं, सी जा सकते हैं। इसका मतलब है अगर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गया जितने भी स्टेटमेंट के बाद, मतलब उतना ही स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा। तो इस केस में देख रहे हैं कि पांचों स्टेटमेंट यूज करने के बाद हम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर पांचों स्टेटमेंट हमारा जरूरी होगा आंसर देने के लिए। ठीक है, ये आप जल्दी जल्दी मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए लेट लिया, लेकिन आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोच मैं एक दो क्वेश्चन पे और यूज करूंगा कि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई इन द फैमिली, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई एंड बी का रिलेशन निकालना। ठीक है, ई बी में रिलेशन निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो ए एंड बी आर द मैरिड कपल, ए बी जो है मैरिड कपल है। ठीक है, ए बी को हम मैरिड कपल बाद में हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डी इज द फादर ऑफ सी, हम लोग जनरेशन को वर्टिकल डिनोट करेंगे, जो ऊपर लिखेंगे ये फर्स्ट जनरेशन होगा, मतलब वो एक जनरेशन ऊपर होगा, जो उससे नीचे होगा ये सेकंड जनरेशन होगा। ठीक है, तो अगर डी इज फादर ऑफ सी है तो डी यहाँ होगा और सी नीचे होगा, इस और डी के ब्रैकेट में एम लिख देते हैं, मतलब मेल। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे जैसे मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा। ये इससे क्या समझ में आ रहा, डी फादर है, सी जो है ये नहीं पता है कि इसका सन है कि डॉटर है, लेकिन डी फादर है, एम से हमें पता चल गया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ई इज डी का डी सन, तो ई बना लेंगे बिकॉज सेकेंड वाला हम लोग ये माने थे, जनरेशन वाइज हम लोगों ने वर्टिकली डिवाइड किया था, तो नीचे वाला जनरेशन बट ऑब्वियस है कि बेटा बेटी ही होगा और ऊपर वाला जनरेशन फादर मदर होगा, तो ई सन बोला गया, तो ई के आगे एम लगा देंगे, मेल। ए एंड सी आर सिस्टर, तो ए सी सिस्टर है, इसका मतलब है ए बी डी का ही सन या डॉटर होगा, सिस्टर बोल दिया है मतलब फीमेल है, तो ये ए भी फीमेल हो गया, सी भी फीमेल हो गई। ठीक है, और यहाँ ए भी हमारा कपल दिया हुआ था, मैरिड कपल, सो ए भी मैरिड कपल हो जाएगा, बी मतलब अगर ए फीमेल है तो बी मेल हो गया। सो हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट 1 2 and 3 आर सफिशिएंट, 1 3 and 4 आर सफिशिएंट, ऑल आर रिक्वायर्ड, ऑल 4 आर नॉट सफिशिएंट। तो अब देखते हैं जो सेम लॉजिक हम लोगों ने यूज किया था, सेम लॉजिक यूज करते हैं। हमारे पास कितना रिलेशन है, ए बी सी डी ई 5 है। ठीक है, तो हम लोग 5 का ये चार्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखिए हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, ए बी आर मैरिड कपल, मतलब ए बी कनेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डी मतलब हमें देखना नहीं है क्या लिंकेज है, बस देखना है किस किस में लिंकेज है, डी और सी कनेक्शन है सेकंड में। ठीक है, थर्ड में ई और डी का कनेक्शन है, देखिए थर्ड होते होते भी अभी पूरा कनेक्टेड नहीं हुआ हमारा, और फोर्थ ए और सी में कनेक्टेड है। ए सी जैसे कनेक्ट हुआ, अब देखिए पांचों कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है हमें चारों स्टेटमेंट चाहिए आंसर देने के लिए। ये क्लियर होगी आपको कि हम लोग कैसे ये वाला ग्राफ
बना के हम लोग क्लियर करते हैं कि कितना स्टेटमेंट हमको ज़रूरत है आंसरिंग के लिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 4 स्टेटमेंट टुगेदर, ऑप्शन नंबर सी इज रिक्वायर्ड। इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल कहीं भी आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर 5 चिल्ड्रेन विथ ए ग्रेटर देन, ये जो हमारा है, एंड एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2 ईयर। मतलब ये जो रिलेशन है, आप अगर रिलेशन को सिंपल अगर डिकोड करके पूरे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिख लिए ना, तो आपको सब इक्वेशन सिंपल दिखेगा। यहाँ बोला गया है कि हर दो के बीच में 2-2 साल का गैप है। मान के चलिए कि x का जो एज है वो x, a का एज है x है, तो b का एज क्या हो जाएगा x+2, c का एज x+4, d का एज x+6 और e का एज x+8। ठीक है, ये आपको एज पता चल गया। बस मैं डिकोड कर रहा हूँ बस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, यंगेस्ट चाइल्ड मतलब ए का एज निकालना, मतलब हमें एक्स निकालना है अल्टीमेटली। पहला स्टेटमेंट देखिए, द एज ऑफ द इल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द एज ऑफ यंगेस्ट। तो इल्डेस्ट क्या है, ई इज 3 टाइम्स यंगेस्ट, 3a। ई का वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे, x+8 इज इक्वल टू 3 इंटू ए का वैल्यू x है, x, सो x+8 इज इक्वल टू 3x। तो 8 इज इक्वल टू x उधर गया 2x, तो x का वैल्यू 4 आ गया। मतलब पहला स्टेटमेंट से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब a का एज निकाल सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट निकाल सकते हैं। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 बोला द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रेन इज 8 ईयर। ठीक है, इसका मतलब है पांचों का एज को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, वो 8 है, तो हम लोग डायरेक्टली 5 का ऐड कर लेते हैं क्योंकि इतना एवरेज तो समझ गए हैं। इस पांचों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2 4 6 दूनी 12 और 12 8 20, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना दिया है, 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x प्लस 28, और ये इधर चल जाएगा 8 5 40। तो 5x इज इक्वल टू 40 माइनस 28, दैट इज इक्वल टू 12, सॉरी 30, 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 12/5। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम लोगों ने शायद थोड़ा गलती किया, 2 4 6 8, 6 दूनी 12, 12 8 20, ये 20 होगा, वही सोचा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हुआ, आप ध्यान दीजिएगा। ये 20 है, तो यहाँ 20 माइनस होगा, तो 5x प्लस 20, सो यहाँ 20 होगा, दिस विल बी 20, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता। सो 20/5 दैट इज 4, मतलब x का एज 4 आ जा रहा है। यहाँ भी देखिए x का एज 4 है, यहाँ भी x का एज 4 है, मतलब स्टेटमेंट 2 को अलोन यूज करके भी हम आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देख लेंगे आंसर कौन सा है हमारा मैच कर रहा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब आंसर बी हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, एक्स सेड टू वाई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ये सब क्वेश्चन को ना सबसे बेस्ट तरीका हो ना, एक टाइमलाइन आप बना लो। यहाँ पर y छोटा है, तो सपोज y का बर्थ यहाँ पर हुआ है, और ये एट द प्रेजेंट टाइम का बात किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम मान के चलो p एज का हो गया, y का एज क्या हो गया, p है। ठीक है, सो बोला ये क्या, x क्या बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब इस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे जहाँ y का बर्थ हुआ था, एट द पॉइंट ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू एज अ प्रेजेंट। तो y अभी प्रेजेंट p है, तो इस समय x कितना था, 2p। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 42, तो यहाँ प्रेजेंट एज x का कितना है, 42 है। तो 42 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2p, ये 0 पॉइंट पे 2p था, 2p प्लस ये डिस्टेंस कितना है, ये ईयर कितना है, p है, क्योंकि y 0 उस समय जन्म लिया था और अब y p ईयर का है, तो 2p प्लस p। तो यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, 42 इज इक्वल टू 3p, तो p का वैल्यू क्या हो गया, 42/3, दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, p का वैल्यू 14 आ गया, मतलब y अभी 14 ईयर का है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना इन्फॉर्मेशन अपने को पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं अब। फर्स्ट स्टेटमेंट, x 8 years ago the age of x was 5 times the age of y। 8 years ago, तो 8 years ago एज ऑफ x कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे हम लोग सबसे पहले जो करेंट पॉइंट पे हम लोग x का एज कितना निकाल दिया, x का एज 42 है और y का एज 14 है, ये दो चीज निकाल चुके हैं। तो 8 साल पहले x का एज कितना हो जाएगा,
सो 8 साल पहले एक्स का एज यहाँ लिख लेते हैं 8 ईयर्स बिफोर और अगो, ठीक है। एक्स का एज और वाई का एज निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्स का एज कितना हो गया 42 माइनस 8, 42 माइनस 8, जो कि हो जाएगा हमारा 34, और वाई का एज 14 माइनस 8 मतलब 6। बोला 5 टाइम्स द एज ऑफ वाई, तो 6 का 5 टाइम्स तो 34 नहीं है, 6 का 5 टाइम 30 होता है, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, आफ्टर 14 ईयर। अब 14 ईयर बाद का बात किया जा रहा है, तो अब 14 ईयर बाद का एक्स और वाई हम लोग देख लेंगे। द एज ऑफ एक्स वुड बी द ट्वाइस, पहले 14 ईयर बाद एक्स वाई का एज निकाल लेते हैं, तो एक्स का एज कितना हो जाएगा 42 प्लस 14 दैट इज 56, और वाई का एज हो जाएगा, करेंट एज 14 है, 14 प्लस 14 28। द एज ऑफ एक्स वुड बी द 2 टाइम्स द एज ऑफ वाई, सो एक्स का एज 2 टाइम्स एक्स ऑफ वाई, ये करेक्ट है। वाई 28 है और एक्स 56 है, तो इसका एग्जैक्टली 2 टाइम्स है, 2x है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओनली 2 दैट इज बी। ये क्लियर हो गया। जब भी ऐसा एज वाला क्वेश्चन आए ये आप मैपिंग कर लीजिए, ये जैसे आप मैप कर लेंगे कि यहाँ पर किसी का बर्थ हुआ था उसके हिसाब से पी एज आगे है, करेंट एज है, तो इससे आपका निकालना आसान हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी वेरिएबल पे। सो एक बार हम लोग वाई और एक्स निकाल लिए, उसके बाद सब इक्वेशन ईजी लगने लगेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इना वाज बॉर्न 4 ईयर आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, ठीक है। उसके इना कब बॉर्न किए, अब 4 साल के बाद जब उसके पेरेंट्स का मैरिज हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने एक बार और ट्रिक बताया था कि एक नंबर लाइन आप खींच लीजिए। सपोज ये मैरिज का है, उन लोगों ने शादी किया उसके पेरेंट्स ने, ये 4 साल के बाद इना यहाँ बर्थ हुआ, इना इस समय 0 साल की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर, ठीक है। सो मदर कैपिटल एम लेते हैं, इज 3 ईयर यंगर देन हिज फादर, तो फादर -3, ठीक है। एंड 24 ईयर यंगर देन इना, एंड एम जो है ये 24 ईयर ओल्डर देन इना है, तो इना का जो एज है ई मानते हैं प्लस 24। हु इज 13 ईयर ओल्ड, मतलब जब 13 ईयर ओल्ड हुआ तब, मतलब इस लाइन में और आगे बढ़ जाते हैं, ये 13 ले लेते हैं, इससे आपको ना इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे बोला जा रहा है ये सब चीजें, ठीक है। एट वॉट एज डिड इनाज फादर गेट मैरिड, मतलब हमको ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। सो अब इक्वेशन आ गया, इस पॉइंट पे हमें सब वैल्यू पता है, इस पॉइंट पे हमें ई का वैल्यू पता है, इना का एज है 13, तो सबसे पहले एम वैल्यू निकल जाएगा, एम इज इक्वल टू 13 प्लस 24, जो कि हो जाता है 37, मतलब उसके मदर का एज 37 है, तो फादर का एज इससे निकल जाएगा, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर का एज हो जाएगा मदर का एज से 3 ज़्यादा, मतलब 40। सो इस पॉइंट पे क्या है, 3 चीज़ आप देख सक रहे हैं, इना का एज 13 है, उसकी मदर का एज 37 है, और उसके फादर का एज 40 है, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, व्हाट एज डिड इनास फादर गेट मैरिड। सो फादर का एज यहाँ पर 40 आपको दिख रहा है ये वाले पॉइंट पे, और जब शादी हुआ इस पॉइंट पे, तो ये ईयर गैप कितना है, 17 साल का गैप है, 4 और 13, तो 40 में से सिंपल 17 घटा देंगे, ये हो गया हमारा, सॉरी 17 घटाएंगे तो ये हमारा 23 आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा बी 23। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ये प्रोसेस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, आप चेक करके भी बता दीजिए। ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये रिलेशन वाला क्वेश्चन जो 4 ईयर 5 ईयर वाला देता है कभी गलत नहीं होगा। सिंपल इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व करके दिखाया, हर पॉइंट पे आपको बता दिया कि कहाँ पर कौन सा इक्वेशन फिट होगा, तो ये अप्रोच यूज़ कीजिए, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी आंसर गलत नहीं होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज, इन 2002 मीनू एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ द मीरा। तो मैंने ऐसे बताया है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लीजिए। सो 2002 का टाइमलाइन है, 2002 में इस पॉइंट पे लिखते हैं, मीनू का एज मान लेते हैं, मीनू का एज एक्स है, ठीक है, और मीरा का एज वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो बोला है कि जो मीनू का एज है वो मीरा के एज से 1/3 है, मतलब y/3, ठीक है। अब 2010 का बात कर रहा है, सो यहाँ कहीं टाइमलाइन लाई करेगा 2010। सो 2010 में मीनू का एज जो है
वॉज हाफ ऑफ द एज ऑफ द मीरा। सो इस पॉइंट पे मीनू का जो एज होगा, तो यहाँ पर मीनू का एज क्या हो जाएगा, x+8 मीनू का एज होगा, क्योंकि यहाँ पर x है तो ये 8 है, 8 ईयर जा रहा है, तो मीनू का एज भी 8 से बढ़ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मीरा का एज का हाफ है, तो मीरा का एज भी 8 से बढ़ेगा डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपल सा ये वाला इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या आएगा, ठीक है, रिलेशन देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू y/3 पुट कर देते हैं ये वाला इक्वेशन में, तो y/3 प्लस 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 8/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, y+24/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 8/2, और ये 2y प्लस 48 इज इक्वल टू 3y प्लस 24। सो ये 2y इधर जाएगा और 24 इधर आएगा, तो y इज इक्वल टू 24 आ गया हमारा। सो y का वैल्यू 24 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 2002 वाले सिनेरियो में y का वैल्यू 24 आ गया, तो अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पे 2002 में y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो y 24 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 8। मतलब इस पॉइंट पे x का वैल्यू 8 है, मतलब 2002 में मीनू का जो एज है वो 8 साल है, और हमें पूछा क्या है कि मीनू का ईयर ऑफ बर्थ पूछा है। तो 2002 में 8 साल है, तो ईयर ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, 2002 माइनस 8 दैट इज 1994। ठीक है, ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। सो बस ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा और क्लैरिटी रहेगा कि कैसे कैसे पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन मेन था और यहाँ से सब्सटीट्यूट करना था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर, PQRSTU हैज 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स। ठीक है, तो कुछ कुछ लिखते जाते इन्फॉर्मेशन, 3 मेल्स 3 फीमेल्स है एंड 2 जनरेशन दिया है। ठीक है, देर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग। सो 2 मैरिड कपल है, कपल एंड 2 अनमैरिड सिबलिंग, अनमैरिड सिबलिंग, ये इन्फो हमको मिला हुआ है। तो हम वो वर्टिकल वाला अप्रोच जो यूज़ करते हैं कि एक एक वर्टिकल लेवल पे एक जनरेशन होगा, नीचे वाला जो है वो लोअर जनरेशन, ऊपर वाला जैसे मान के चलिए ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो अभी 2 ही जनरेशन है तो फर्स्ट एंड 2 लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन पे भी जितने लोग होंगे, ये मदर फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होंगे, एंड सेकंड जनरेशन पे जो होगा वो सन होगा, डॉटर होगा, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, और सेकंड जनरेशन पे आपस में रिलेशन क्या होगा, सिबलिंग का। और वैसे ही फर्स्ट जनरेशन में आपस में रिलेशन सिबलिंग और हस्बैंड एंड वाइफ। ये क्लियर है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है यू इज पीज डॉटर, यू जो है पी का डॉटर है। ठीक है, सो पी का डॉटर यू है, तो यू का हमें पता चल गया, यू फीमेल हो गया। ठीक है, पी के बारे में अभी नहीं पता है। सेकेंड दिया है क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, क्यू जो है आर का मदर इन लॉ है। ठीक है, सो क्यू का पता चल गया, क्यू फीमेल है, और आर का मदर इन लॉ मतलब आर के बारे में अभी भी नहीं पता है। और हमें ये क्या पता है कि 3 फीमेल और 3 मेल है। तो एक चीज पता है कि अगर क्यू मदर इन लॉ है तो क्यू मैरिड कपल होगा, यहाँ से क्लियर है। और आर अगर मदर इन लॉ मतलब आर या तो सन इन लॉ होगा या डॉटर इन लॉ होगा, तो आर मतलब आर भी मैरिड कपल है। और यहाँ देख रहे हैं यू जो है, यू डॉटर है किसका, पी का, मतलब पी का भी मैरिज हो गया होगा। मतलब यहाँ से एक चीज पता चल रहा, पी क्यू और आर ये तीनों मैरिड कपल है, पी क्यू आर तीनों मैरिड है, और हमें पता है कि 2 मैरिड कपल है। इसका मतलब है पी का मैरिज या तो क्यू से हुआ होगा या आर से हुआ होगा। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमें 2 मैरिड कपल चाहिए ही, और 3 यही मिल गया, एक और है, तो मतलब पी का मैरिज या तो क्यू से करवाना होगा या आर से होगा, ये दोनों में से एक हो सकता है। मान के चलिए अगर हम पी का मैरिज आर से करवा देंगे तो हमारा सिनेरियो क्या बनेगा, मैं साइड में दिखा देता हूँ। अगर पी और यू ऐसा मैप बना हुआ है, और अगर मैं आर से करवा देता हूँ तो पी और आर ऐसे मैरिज हो गया, और आर के ऊपर क्यू है। तो आप देख रहे हैं कि इस फिगर में क्या हो जा रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 जनरेशन फैमिली है। ठीक है, मतलब पी का मैरिज आर से नहीं हो सकता, तो बचा क्या, पी का मैरिज क्यू से होगा, मतलब पी और क्यू हस्बैंड वाइफ है। तो पी क्यू अगर हस्बैंड वाइफ है तो क्यू फीमेल है तो पी मेल हो गया। ठीक है, और पी मेल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, और क्वेश्चन कुछ दिया है, टी इज अनमैरिड मेल एंड एस इज मेल। तो मेल में और देख लेते हैं, मेल में क्या है, मेल में दिया हुआ है टी और एस मेल दिया है,
टी अनमैरिड है और एस मेल है, ठीक है, एंड उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हमें टी अनमैरिड दिया हुआ है और हमारे पास फीमेल का संख्या भी कितना आया है, एक मेल आ गया, एक फीमेल आ गया, और आर के बारे में अभी अभी तक हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब आर का क्या हो सकता है, आर का शादी किसके साथ हो सकता है, मेल के साथ होगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि क्योंकि आप एक ध्यान दीजिए, जो मेल बोला गया है, मेल पी मेल हो चुका है और यहाँ दो मेल हमें टी और एस दिख रहा है, तो तीन मेल ही है हमारा, पी टी एस मेल हो गया, तो आर जो बचा ये ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा। और हमें पता है कि आर मैरिड है, तो आर फीमेल है, तो ये मैरिड किससे होगा, मेल से होगा, तो मेल से मैरिड में टी और एस मेल बचा हुआ है, और हमें पता है टी अनमैरिड है, मतलब एस से शादी होगा इसका, तो एस से इसका शादी हो गया, दैट मीन्स एस इज मेल। यहाँ तक आ गया। और टी हमारा मेल बचा है और ये भी पता है कि टी इज अनमैरिड है, तो मान के चलिए टी इसका सन हो गया, तो टी यहाँ मेल हो गया। तो ये हमारा पूरा चार्ट बन गया है। आपको थोड़ा भी डाउट हो तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हमारा पूरा चार्ट बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट है आर इज यूज हस्बैंड, आर कहाँ है, आर यहाँ है, यू कहाँ है, यू यहाँ है, यू तो मैरिड ही नहीं है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है आर इज एस वाइफ, तो आर जो है एस का वाइफ है, तो ये बट ऑब्वियस है कि ये लोग हस्बैंड वाइफ है, और आर फीमेल है, मतलब आर एस का वाइफ है, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ सही हो गया। बस आपको यही ध्यान देना था, वो जो सेकंड स्टेप ट्रिकी था, और बाकी सब एस इज अनमैरिड ये गलत है, एस मैरिड दिख रहा और नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो ट्रिकी पार्ट यहीं पर था कि जब आपने पी को मेल कंसीडर कर लिया तो आपके पास मेल कितना बचा, टी और एस दो ही मेल बच गया है, और टी को बता दिया गया है यहाँ ऑप्शन में कि टी इज अनमैरिड मेल, तो मैरिड मेल केवल एस बचा है, और आपको पता है कि आर मैरिड है ही, तो आर का मैरिड किसके होगा, और मैरिड मेल बचा है एस ही, तो बट ऑब्वियस है आर फीमेल ही होने वाला है क्योंकि एस मेल हमें पता है। तो ये एक ट्रिकी पार्ट था जिससे आप ये कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। दैट्स वाई मैंने बोला था कि वर्टिकली अरेंज करने, जिससे आपको ये एक बार ये डायग्राम बन गया, आप हर चीज निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ABCD में यंगेस्ट कौन है, ABCD में हमारा यंगेस्ट कौन है, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, C इज यंगर देन D, तो मान के चलते ये एज का है, राइट साइड जो राइट साइड जिसको लिखेंगे वो ज़्यादा एज का होगा, लेफ्ट साइड यंगर एज होगा, तो C इज यंगर देन D, तो C यहाँ है, D यहाँ है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। बट ओल्डर देन A एंड B, C जो है यंगर देन D है बट ओल्डर देन A एंड B है, A B से ओल्डर है। तो स्टेटमेंट 1 से ये तो पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि सी डी ओल्डर है, लेकिन ए बी में यंगर कौन है ये नहीं पता चल पा रहा है। ए बी में कोई भी यंगर हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग नहीं बता पाए कि हु इज द यंगर। सेकेंड स्टेटमेंट, डी इज द ओल्डेस्ट, तो डी ओल्डेस्ट है, मतलब ए बी सी तीनों यंगर होगा, तो यहाँ तो तीन कंफ्यूजन हो गया, ए बी सी में कोई भी यंगर हो सकता है, तो स्टेटमेंट 2 भी नहीं बता पा रहा है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, ए इज ओल्डर देन बी, तो ए ओल्डर है मतलब ए राइट साइड होगा, बी लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि राइट साइड ज़्यादा उम्र का रख रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है केवल ए और बी के बारे में बताया है, अभी भी हमें सी डी के बारे में पता नहीं है, तो जब तक चारों के बारे में पता नहीं है तब तक हम यंगर नहीं निकाल सकते, मतलब तीनों अलोन हम लोग नहीं निकाल सकते। अब देखते हैं कुछ कंबाइन करके निकाल सकते हैं कि नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें सी डी के बारे में क्लैरिटी था, केवल ए बी के बारे में क्लैरिटी नहीं था कि ए बी में क्या रिलेशन है, और थर्ड स्टेटमेंट हमें ए बी का क्लैरिटी बता दे रहा है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को मर्ज करते हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन से कि सी डी का पैटर्न ये है, डी ओल्डर है उसके बाद सी है, और थर्ड से क्या पता चल गया कि बी यंगर है और ए ओल्डर है, तो बी यंगर है ए ओल्डर है, ये हमें क्लियर हो गया। तो ये हमारा पैटर्न पता चल गया, ये हम लोगों ने क्या निकाला, फर्स्ट एंड थर्ड को मर्ज करके। सो इस केस में क्या हुआ, यंगर पता चल गया बी है, इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट को मिला के हम आंसर दे पा रहे हैं। अब हम देखेंगे वो आंसर नंबर कहाँ पर है। सो अगर हम चेक करेंगे तो आंसर नंबर डी देखिए, वही लिखा है, S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया कैसे हम लोग मर्ज करते हैं स्टेटमेंट को। जो भी स्टेटमेंट का एम्बिग्यूटी होता है हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट उसको दूर कर सकता है। जैसे स्टेटमेंट 1 में ए बी में एम्बिग्यूटी था, ए बी के बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन स्टेटमेंट 3 ए बी के बारे में ही क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ऑर्डरिंग दे रहा है, मतलब दोनों को मर्ज करेंगे तो चारों में हमारा ऑर्डरिंग आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ 6 मेंबर, मतलब हमारे पास 6 मेंबर है, ए बी सी डी ई एफ,
द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू फीमेल, मतलब 3 मेल है 3 फीमेल है। ये क्लियर हो गया। ए एंड ई आर सन ऑफ एफ, तो वही हम लोग वर्टिकल वाला यूज करेंगे। ए और ई एफ का सन है तो एफ ऊपर होगा, ए और ई नीचे होगा। तो ए नीचे होगा तो ए मेल है और ई भी मेल है, एम फॉर मेल। और जनरेशन वाइज हम लोग ऊपर नीचे करते हैं वर्टिकल वाला, आपको याद है। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी जो है वो मदर ऑफ 2 है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो साइड में कहीं लिख लेते हैं, बाद में इन दोनों को मर्ज कर लेंगे। डी मदर है मतलब डी फीमेल है, और ये 2 का मदर है मतलब एक जो यहाँ पर आएगा ये मेल होगा, एक जो आएगा फीमेल है। ये हमें पता नहीं है कौन कौन आने वाला है, ठीक है। बी इज द सन ऑफ ए, बी जो है ए का सन है, मतलब एक और हायरार्की बनेगा, ए का सन आएगा बी, और बी भी मेल है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, केवल एक मैरिड कपल है। तो एक चीज यहां से हम लोग क्या क्या डिकोड कर सकते हैं, देखिए। अब हम लोग, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन अ फैमिली एट प्रेजेंट। अब हम लोग यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिए कि हमारा मेल का संख्या 3 ही था, लेकिन यहाँ देखिए 1 मेल, 2 मेल और 3 मेल यहीं पर मिल गया है, और यहाँ पर हमें 1 मेल दिख रहा है। सो इसका मतलब है, इसको अगर हम ये वाले पार्ट को अगर हम यहाँ इस इक्वेशन में फिट करना चाहें, तो आप अगर ध्यान से देखते हैं कि अगर डी जो है इसको अगर ए से मैरिड कपल बना देते हैं तो एग्जैक्टली इक्वेशन फिट हो जा रहा है, क्योंकि ए से अगर मैरिड कपल बनाएंगे तो इसका एक मेल और एक फीमेल दिख रहा है यहाँ पर, और मेल हमारा बी हो जाएगा। तो इन दोनों को मर्ज करके देखिए हम लोग बनाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डी को अगर यहाँ बना देते हैं, डी को अगर हम दो ही चीजें, डी को अगर हम ई के तरफ बना देते हैं, ई के पास बना देते हैं, तो उस समय मेल का क्या हो जाएगा, मेल हमारा 4 हो जाएगा, मेल हमें 3 ही चाहिए। मतलब डी को ऐसा पोजीशन में रखना है, वैसे एक यूनिट में रखना है जिसका ऑलरेडी एक एक्सटेंडेड यूनिट होगा, एक्सटेंडेड जनरेशन होगा, जिसमें मेल एक मेंबर होगा। तो डी हमारा एग्जैक्टली ए में फिट हो रहा है। तो इन दोनों को अगर क्लब कर देते हैं तो एफ ऊपर होगा, देन यहाँ ए मेल है और ये मैरी करेगा किससे, डी फीमेल से, ये मैरिड कपल हो गया। देन एफ का और एक एक्सटेंशन था, ई था, जो कि मेल है मतलब ई भी सन है। और डी एफ का हम लोग को पता है, डी एफ का जो हम लोगों ने निकाला था, एक मेल कपल है, एक मेल सन है दैट इज बी, और एक फीमेल है, ये फीमेल हमें अभी तक पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या पता चल गया, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, एक मेल, 2 मेल, 3 मेल आ चुका है, एक फीमेल, ये फीमेल, तो ये ऑटोमेटिकली एफ जो है वो फीमेल हो गया। ये क्लियर है। और हमारे पास ए बी सी डी ई एफ है, तो देख लेंगे, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी नहीं आया, तो मतलब यहाँ सी होगा, डी ई एफ, मतलब परफेक्टली ये हमारा फिगर हम लोगों का बन चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है विच वन कैन ड्रॉन, व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉन। तो कंक्लूजन ड्रॉन फर्स्ट है कि ए बी सी आर ऑल फीमेल। तो हम फीमेल देखते हैं क्या क्या है। ए देखिए ए मेल है, मतलब पहला वाला तो गलत हो गया ऐसा ही, क्योंकि क्या बोल रहा है फर्स्ट वाले में, ए बी सी आर ऑल फीमेल, तो ये ऑल फीमेल नहीं है, तो फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, ए इज हस्बैंड ऑफ डी। तो यहाँ देखिए ए और डी कपल है और ए मेल है, मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ डी, मतलब एग्जैक्टली बी आंसर हमारा सही हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट टू भी देख लेते हैं, ई एन एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी। ई एफ नहीं, बी और सी चिल्ड्रन है डी का, तो सी गलत हो गया। एंड डी इज द डॉटर ऑफ एफ, सो डी इज द डॉटर ऑफ एफ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, तो एफ का डॉटर नहीं, इस केस में हमारा एफ का 2 मेल चाइल्ड था, पहले हम लोग देखा था मेल चाइल्ड था, तो एफ का डॉटर हमारा पास था नहीं, तो ये एक मेल है, मतलब एफ का दोनों सन दिया गया था इस क्वेश्चन में, मतलब डॉटर का सवाल ही नहीं होता यहाँ पर। तो डायरेक्टली हमारा आंसर बी निकल चुका था। मैंने सी और डी इलिमिनेट करके दिखा दिया कि एग्जैक्टली हम लोग परफेक्टली, हम लोग दोनों इक्वेशन को, ये दोनों जो हमारा डायग्राम है इसको क्लब एकदम परफेक्टली किए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट था कि 3 मेल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था ये दोनों क्लब करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा रीजनिंग में, आप धीरे धीरे ट्राई करिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आते रहेगा, ठीक है। डाउट होगा तो मैं हूँ ही, आपको क्वेश्चन कभी भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो सिंपल हम डिकोड करेंगे ये जो हमारा इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले आर माइनस क्यू को डिकोड करते हैं ए माइनस बी से, मतलब A इज द वाइफ ऑफ B, मतलब R इज द वाइफ ऑफ Q, मतलब R क्या है, वाइफ है, मतलब R फीमेल है और Q मेल है, और ये दोनों कपल है, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल दिए।
और P क्या है, प्लस का साइन है, मतलब सन है, P इज द सन ऑफ दिस कपल। तो हमें पता है सन जो नेक्स्ट जनरेशन है, वर्टिकली हम लिखते हैं नीचे, तो P सन है, दैट मीन्स मेल है। तो ये हमारा यही डायग्राम हमेशा से बनाते आए हैं रिलेशन वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, Q इज द सन ऑफ P। तो Q इज सन ऑफ P है ही नहीं, ये उल्टा है, P इज सन ऑफ Q है। नेक्स्ट है, पहला गलत हो गया, Q इज वाइफ ऑफ P। तो Q तो मेल है, तो वाइफ हो ही नहीं सकता। थर्ड, Q इज द फादर ऑफ P। तो Q मेल है, मतलब फादर है, और P जनरेशन आपको दिख रहा, तो यहाँ से दिख रहा है कि Q इज द फादर ऑफ P, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो गया। फोर्थ नन ऑफ होगा नहीं, मतलब यहाँ से 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखेंगे, ईदर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। मतलब या तो ए इज इक्वल टू बी होगा, और का साइन है, या ए ओल्डर देन बी, मतलब ए का एज, ए एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज एज ऑफ ए, तो ए इज ग्रेटर देन बी। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है, ईदर सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, सी इज इक्वल टू डी, और D is older than C, so D is greater than C. थर्ड है, B is older than C। थर्ड स्टेटमेंट हमारा B is older than C. So which of the following conclusion can be drawn from the above statement? तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जहां भी और स्टेटमेंट होता है, और का मतलब होता है या तो फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा, ये क्लैरिटी रखिएगा। अब स्टेटमेंट में देखेंगे, पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं, A is older than B। ठीक है, तो अगर मान के चलिए, अगर हम लोग A इज ओल्डर देन बी, कंक्लूजन ड्रॉ क्या हम कर सकते हैं, तो यहां से तो हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हम कंप्लीटली कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं, यहां से तो पता चल रहा है A इज ओल्डर देन बी, लेकिन अगर हम लोग A इज इक्वल टू बी ले लिए तो वहां A और B का एज सेम हो जा रहा है, तो हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन का मतलब होता है कि उस वो एम्बिग्यूअस नहीं होगा, एग्जैक्टली वही चीज होने वाला है। लेकिन ए इज ओल्डर देन बी अगर कंक्लूड कर देते हैं और ए इज इक्वल टू बी वाला कंडीशन इन्वोक हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मतलब ए गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज। सो बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, सो बी डी का हम लोग रिलेशन देखेंगे। बी डी का रिलेशन कहाँ से कर सकते हैं, तो हम यहाँ से देखिए, बी इज ग्रेटर देन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक सी का वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग दोनों स्टेटमेंट एक एक करके लेंगे। तो पहले वाले में अगर हम सी इज ग्रेट, पहले फर्स्ट क्या ले रहे हैं, फर्स्ट सी इज इक्वल टू डी ले रहे हैं, इस हिसाब से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी के जगह डी पुट कर देंगे। ठीक है, सेकंड ले रहे हैं डी इज ग्रेटर देन सी, तो डी सी से बड़ा है, और यहां हम देख रहे हैं कि बी भी सी से बड़ा है और डी भी सी से बड़ा है, तो बी और डी में हम कोई रिलेशन यहां पर नहीं बता पा रहे हैं, इन दोनों में से कोई रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं, क्या होगा, इसका मतलब है बी और डी और सेम एज, ये कंक्लूड हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एम्बिग्यूटी आ जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, डी इज ओल्डर देन सी। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट इन्वोक कर रहे हैं डी इज ओल्डर देन सी, तो चलिए कंक्लूड कर दिए, लेकिन यहाँ अगर सी इज इक्वल टू डी इन्वोक हो गया, इसका मतलब है डी और सी दोनों बराबर है, तो ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी है। हमें ऐसा कंक्लूजन करना है कि सब इक्वेशन फुलफिल होना चाहिए, कोई इक्वेशन वॉयलेट नहीं करना चाहिए, उसे कंक्लूजन बोलते हैं। तो सी भी गलत हो गया, तो इसे अल्टीमेटली हमको डी आंसर सही कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे क्या है, ए इज ओल्डर देन सी। चलिए इसको चेक करते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी है कि नहीं। अब हम इक्वेशन पे देखते हैं, ए और सी हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो ए हमारा यहाँ है, सी यहाँ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी वाला कंडीशन लेंगे। ठीक है, ए और सी का बारे में बोला गया है, ए इज इक्वल टू बी लेंगे, और हमें पता है कि बी इज ग्रेटर देन सी है, ये हमें पता है। तो अब ये चीज पता चल गया कि b इज ग्रेटर देन सी, इसको उल्टा कर देते हैं, b इज इक्वल टू ए है और b अगर c से बड़ा है, तो ये पता चल गया कि a भी c से बड़ा होगा। अगर हम फर्स्ट वाला कंडीशन ले रहे हैं, a इज ग्रेटर देन b, आप देखिए ध्यान से देखिए, a इज ग्रेटर देन b है, और b इज थर्ड कंडीशन, b इज ग्रेटर देन c है, और b के जगह में हम a पुट कर देंगे तो a इज ग्रेटर देन c, मतलब अभी भी इक्वेशन हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड वाला लेते हैं, a इज ग्रेटर देन b। तो अगर हम a इज ग्रेटर देन b ले रहे हैं और हमें पता है कि b इज ग्रेटर देन c है, तो यहां से भी पता चल रहा है कि a बड़ा है b से
और बी बड़ा है सी से, तो ए ग्रेटर देन सी, मतलब इस इक्वेशन से भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि पहला दूसरा देख रहे थे, तो एक सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, लेकिन ए ग्रेटर देन सी पहला भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ए और सी में इन्वॉल्वमेंट यही दो का है। अब मतलब ये दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर लिया फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मिला के, तो इसका मतलब है हमारा डी जो आंसर है ए इज ग्रेटर देन सी, दोनों में इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, ए इज इक्वल टू बी भी सेटिस्फाई हो गया और ए इज ग्रेटर देन बी था वो भी सेटिस्फाई हो गया। तब आपको पूरा क्लैरिटी आ गया होगा। अगर आप सोच रहे हैं सी इज इक्वल टू डी वाले से सेटिस्फाई करने, तो चलिए अगर वो भी कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर ए नहीं आएगा, तो फिर हमारा मैचिंग ही नहीं होगा, मतलब हम फर्स्ट और थर्ड से ही हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो दोनों हमारा हो गया। इसको एक बार रिवाइंड करके आप देखिएगा जरूर कि कैसे मैंने किया है, ये काफ़ी केयरफुली होकर करना होगा, बिकॉज आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट करके आ जाएंगे, बिकॉज अगर यहाँ दिया है ए इज ओल्डर देन बी, तो आप देखेंगे कि ए ओल्डर बी दिख रहा है, आप क्लिक कर दो, टिक कर दो, ये नहीं होता है, आपको हर केस देखना होता है, तो हर केस आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 person ABCD consisting of 2 married couple are in a group. Both the women are shorter than their respective husband. ठीक है, A is the tallest among the 4, मतलब A tallest हो गया, अगर राइट साइड लिख रहे हैं मतलब tallest है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं BCD होगा। नेक्स्ट देखते हैं, C is taller than B, तो C is taller than B मतलब C इधर होगा, B इस तरफ होगा, ठीक है, ये एक हो गया। नेक्स्ट है, और एक चीज बोला गया है कि ए इज द टॉलेस्ट अमंग द 4, तो एक चीज आप देखिए, जब बोला गया है यहाँ पर बोथ वुमेन आर शॉर्टर देन देयर हस्बैंड, तो अगर ए टॉलेस्ट है तो पक्का है ए हस्बैंड होगा, मतलब ए मेल होगा, यहाँ से ए का मेल पता चल गया। और अब देखिए सी इज टॉलर देन डी, तो ये इक्वेशन इतना ही पता चला है। डी इज बी ब्रदर, सो डी जो है ये बी का ब्रदर है, मतलब ये पता चल गया कि डी मेल है और इसका ब्रदर है बी का। और हम ध्यान से यहाँ देखें इक्वेशन में, तो हमें दो मेल मिल चुका है, ये देखिए, एक मेल डी एक मेल ए, मतलब बी और सी जो है वो दोनों फीमेल होगा, तो बी फीमेल होगा और ये सी भी फीमेल होगा, ठीक है। अब दो मैरिड कपल भी है हमारा, तो अब डी और बी तो ब्रदर हो गया मेल फीमेल, तो पक्का है डी जो है वो बी से शादी नहीं हो सकता, तो अब दूसरा फीमेल कौन बचा, सी बचा, तो मतलब डी का शादी सी से हुआ होगा। सो डी और सी कपल है, यहाँ से पता चल गया। और दूसरा कपल क्या हो जाएगा, दूसरा मेल कौन है, ए मेल है, ए और हमारा बी कपल है। ये क्लियर हो गया, हमें कपल भी मिल गया और मैरिड भी मिल गया। अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट है, यहाँ लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट करेक्ट पूछा है। पहला ऑप्शन है ऑल फोर हैव द फैमिली टाइज, तो आप देख रहे हैं कि डी बी से कैसे रिलेटेड है, ये ब्रदर है, और बी ए से कैसे रिलेटेड है, हस्बैंड है, और सी भी, तो सी क्या है, वाइफ है डी का, मतलब सब आपस में रिलेटेड है, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड, बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4, बोला गया है कि बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4, तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि ए सबसे बड़ा है, ये क्लियर है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से ए सबसे बड़ा है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ए सबसे यहाँ बड़ा है, ठीक है। उसके बाद बी सी के बारे में बोला गया, बी सी में सी बड़ा है, और हमें बी के बारे में पूछा है, तो हम लोग अगर सी डी में यहाँ देख लेंगे, ये वाला इक्वेशन जो ये सी डी कपल का मैरिज हुआ है, तो यहाँ से आपको पता है कि जो मेल है, जो हस्बैंड है, वो हमेशा फीमेल से हाइट में ज़्यादा होगा, तो डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, राइट साइड में लिख रहे हैं हम। सो डी सी से बड़ा है ये इक्वेशन, और दूसरा यहाँ पर बी और सी वाला इक्वेशन, सी बड़ा है बी से, तो इन दो इक्वेशन को अगर हम क्लब कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं इन दोनों को क्लब करके, और हमें पता है ए सबसे बड़ा है, तो सबसे आगे ए ले लेंगे, तो ये ऑर्डर में हाइट होगा, तो सबसे छोटा हाइट किसका है, बी का, क्लियर है। तो और बी स्टेटमेंट ही क्या लिखा है, बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट सी देखते हैं, सी इज टॉलर देन डी, तो बोला है सी इज टॉलर देन डी, ये तो अपोजिट बोल दिया, बिकॉज हस्बैंड टॉलर है, यहाँ बोल दिया कि सी मतलब वाइफ इज टॉलर देन हस्बैंड, मतलब डी, मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, क्योंकि बोला है विच इज नॉट करेक्ट। तो हो गया क्लियर, ए इज बी इज हस्बैंड, तो ये तो यहाँ से दिख रहा ही,
तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल ऐसे डिकोड करेंगे ये क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज रिलेटेड क्वेश्चन है। A father is 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old as his son. सपोज सन का एज एस है, तो फादर का एज क्या है 9s एंड मदर का एज क्या हो गया 8s। द सम ऑफ द फादर्स एंड द मदर्स एज इज 51, तो फादर प्लस मदर इज इक्वल टू 51। सो व्हाट इज द एज ऑफ द सन? तो ये सिंपल है, फादर के जगह 9s लिख देंगे, मदर के जगह 8s लिख देंगे, दैट इज 51। तो 8 9 17, 17s इज इक्वल टू 51। एस का वैल्यू 51/17 मतलब 3। एस का वैल्यू 3 आ गया। सो एज ऑफ द सन पूछा है तो 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCDEF आर कजन्स, नो टू कजन आर ऑफ द सेम एज बट ऑल हैव बर्थडे ऑन द सेम डे एंड द सेम मंथ, ठीक है। तो किसी का भी एज सेम नहीं है। द यंगेस्ट इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड द ओल्डेस्ट इज 22 ईयर्स ओल्ड। तो टोटल 6 कज़न है, तो मान के चलते हैं 6 बॉक्स बना लेते हैं, 2 3 4 5 6। ये 6 कज़न होगा, जो राइट साइड में वो ओल्डेस्ट होगा, लेफ्ट साइड यंगेस्ट होगा, मतलब राइट साइड में एज हमारा बढ़ा जाएगा, ठीक है। यही कन्वेंशन लेके हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है द ओल्डेस्ट ई इज 22 ईयर, यहाँ ई हो गया ओल्डेस्ट है जो कि 22 ईयर का है, एंड द यंगेस्ट इज 17 ईयर, तो ये है 17 ईयर का। कौन होगा अभी हम लोग देखेंगे। बट अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कोई भी जो कज़न है वो सेम एज का नहीं है, और हमारा यंगेस्ट पता चल गया और ओल्डेस्ट पता चल गया, तो ये देखिए इन दोनों के बीच केवल गैप 5 का है। मतलब ये चीज़ फिक्स हो गया कि बाकी जितने भी कज़न हो गए उन दोनों सबके एज 1 1 साल का गैप पे होगा। इसका 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 20 होगा, ये 21 होगा। यही एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर अब ज़्यादा नहीं हो सकता। ये क्लियर है आपको कि यहाँ पर आप देखिए सेम डे और सेम मंथ पे उसका बर्थ हुआ है, लेकिन किसी का भी बर्थ सेम ईयर में नहीं हुआ है। मतलब मिनिमम गैप जो होगा वो 1 साल का हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी साल का हो सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन 17 और 22 दे दिया, इससे हम लोग कंस्ट्रेंट हो गए कि मिनिमम गैप सब पे 1 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन निकाल लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। F इज समवेयर बिटवीन B एंड D, तो F जो है B और D के बीच में होगा। B और D ऐसे भी हो सकता है और D और B ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये वाला दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई एक चीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं A इज ओल्डर देन B, तो A हमारा राइट साइड में होगा, B लेफ्ट साइड में कहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है C इज ओल्डर देन D, तो C लेफ्ट साइड होगा, D राइट साइड होगा, सॉरी C राइट होगा, D लेफ्ट होगा, क्योंकि जो भी राइट साइड होगा वो ओल्डर है। A इज 1 ईयर ओल्डर देन C, इसका मतलब है A जो है 1 साल ओल्डर है C से, मतलब A C एकदम साथ में रहेगा, बिकॉज दो का बीच का मिनिमम गैप 1 ही साल है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 18 19 20 21, और A और C ऐसे करके साथ में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि CA तो साथ में हो गया, जहाँ भी आएगा CA साथ में जाएगा, दो जो हमारा पोजीशन फिल होगा। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि जो D है वो C से छोटा है, मतलब इधर होगा D कहीं, और यहाँ देखिए B जो है वो A से छोटा है, तो A यहाँ पे है तो इधर ही कहीं A होगा। इसका मतलब है कि हमारा देखिए, और दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें 2 तो पेयर फिल करना है, एक ये ग्रुप 3 3 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है, ठीक है, और हमारे पास 5 ही प्लेस यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है ये 3 का ग्रुप अगर हमको फिल करना है तो हम 3 का ग्रुप कैसे फिल कर सकते हैं, एक ऐसे फिल कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ऐसे फिल कर सकते हैं, और तीसरा हम लोग ऐसे फिल कर सकते हैं, 3 वाला, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए कि CA दोनों एक साथ ही होगा। अगर हम CA के लिए बस एक ही जगह हमारा बच जा रहा है, बिकॉज CA के लेफ्ट में भी कुछ नंबर्स है, जैसे AD तो दिख रहा है, अगर हम CA को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, 20 और 21 ईयर में, तभी जाके ये जो DFB और BFD है ये 17 18 19 ये 3 पोजीशन ऑक्यूपाई कर पाएगा, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। CA को हल्का भी अगर हम लेफ्ट मूव करेंगे तो ये 3 फिर फिल नहीं हो पाएगा, मतलब CA का करेक्ट पोजीशन हम लोग फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में F कॉमन है, F मिडिल में है, तो F को हम मिडिल में डाल देंगे, ठीक है। B और D के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता है, मतलब इस पोजीशन में B कॉमा D लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है, और 19 ईयर में B कॉमा D कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे क्या लिखा है। पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल,
क्या क्या पॉसिबल है। तो फर्स्ट देखेंगे डी इज 20 ईयर्स ओल्ड, तो डी के बारे में अभी कंफ्यूजन है, बी डी कहीं भी हो सकता है तो ये नहीं बता सकते। नेक्स्ट है एफ इज 18 ईयर ओल्ड, देखिए एफ हमें 18 ईयर दिख रहा है यहाँ पर, तो मतलब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉजिकल पॉसिबली ऑर्डर ऑफ ऑल 6 कजन इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो हम लोगों ने देखिए एफ जो है, एफ सी ए ई ये चारों को फिक्स कर दिया है, कंफ्यूजन है बी और डी पे, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है हमारा। देखिए ऑर्डर देखिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ एफ यहाँ पर दो बॉक्सेस है और एफ सी ए ये चार फिक्स हो चुका है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी में एक यहाँ बी होगा एक यहाँ डी होगा, सेकेंड पॉसिबिलिटी में यहाँ डी होगा यहाँ बी होगा, मतलब एक और दो, दो ऑर्डरिंग पॉसिबल है कजन्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी टू। ये क्लियर है आपको, क्योंकि बी डी के बारे में अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है हमारे इन्फो के वजह से। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया और दोनों का आंसर भी निकाल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए बी सी डी ई एफ आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, देयर आर इंजीनियर्स, स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, ड्रॉट्समैन, लॉयर एंड जज। ठीक है, 6 प्रोफेशन हमें दे दिया गया है। नॉट इन द ऑर्डर, ए इज अ इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर। तो मान के चले ए इंजीनियर है, मतलब एक हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना लेते, चार्ट बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, सो फर्स्ट में हमारा आ जाएगा जेंडर, जी फॉर जेंडर लिख दे रहा हूँ मैं, ये जेंडर आ गया, और ये पर्सन आ गया, जो भी पर्सन है, और उनका ये ऑक्यूपेशन। सो टोटल 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी ई एफ, सो इसमें वो चीज़ भर देंगे जैसे जैसे हम लोग पूरा फिक्स होते जाएगा कि ए का प्रोफेशन पता चल गया, ऑक्यूपेशन पता चल गया, हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि ए द इंजीनियर, तो ए इंजीनियर पता चल गया, तो यहाँ लिख देंगे ए इंजीनियर इज मैरिड टू द लेडी स्टेनोग्राफर, तो ए का जेंडर भी पता चल गया, ये मेल होगा, तब वो लेडी स्टेनोग्राफर से मैरी किया होगा, तो ए मेल, तो जिससे मैरी करेगा दैट इज फीमेल एंड सी इज अ स्टेनोग्राफर। सो हम लोग स्टेनोग्राफर के लिए एस टी एन ओ बस लिख दे रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ जज इज मैरिड टू अ लॉयर, तो जज जो है वो लॉयर से मैरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, एफ द ड्रॉट्समैन, मतलब एफ ड्रॉट्समैन है, तो यहाँ लिख देते हैं ड्रॉट्समैन इज द सन ऑफ बी, एफ जो है बी का सन है, मतलब बी का सन है एफ, मतलब एफ नीचे होगा, पता है आपको वर्टिकल हायरार्की जो मैं यूज करता हूँ, तो सन नीचे और ये सन क्या हो गया, मेल हो गया, सॉरी एफ बोला है ना, बोला क्या है कि जो एफ है द ड्रॉट्समैन द सन ऑफ बी, बी का जो सन है एफ है, तो एफ मेल हो गया, तो यहाँ पर मेल भी लिख देंगे एफ का। एंड द ब्रदर ऑफ ई, तो ये ब्रदर ऑफ ई है, मतलब बी का ही बेटा या बेटी ई होगा। क्लियर है, हम लोग हायरार्की वाइज लिखते हैं। अगर आप न्यू आए हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि इससे पहले भी बताया हूँ कि अगर वर्टिकल हायरार्की है, ये जनरेशन है, ये ऊपर वाला फर्स्ट जनरेशन, नीचे वाला सेकंड जनरेशन, इस लाइन में जो लिखूंगा फर्स्ट वाले लाइन में ये फादर मदर वगैरह होगा सेकंड वाले जनरेशन का, उसके नीचे वाला जो होगा मदर, जैसे ये बी है ये फादर या मदर होगा, नीचे है एफ है ये सन या डॉटर, एम बोल दिया है तो सन हो गया, अब ई के बारे में नहीं पता है सन या डॉटर है। ठीक है, क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, सी द लॉयर इज द डॉटर, सी लॉयर पहले बोल दिया है तो यहाँ लॉयर लिख देते हैं, सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो डी का डॉटर इन लॉ है, तो डी का डॉटर इन लॉ मतलब नेक्स्ट पोजीशन में डी का कोई बेटा होगा, इससे इसका शादी हुआ होगा किसका, सी का, और सी फीमेल है बिकॉज ही सी इज अ डॉटर इन लॉ, तो सी का जेंडर भी पता चल गया फीमेल। नेक्स्ट देखते हैं, ई इज अनमैरिड डॉक्टर, ई जो है ये डॉक्टर है और ये अनमैरिड है, अनमैरिड है। नेक्स्ट है, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, डी जो है एफ का ग्रैंड मदर है, तो डी जो है एफ का ग्रैंड मदर, डी का मतलब जेंडर पता चल गया फीमेल है, और एफ का ग्रैंड मदर मतलब डी का ये बेटा बेटी होगा, ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है ये बेटा बेटी होगा, और ग्रैंड मदर मतलब इसका जो एफ बोला गया है एफ का ग्रैंड मदर एफ यहाँ पर होगा, और एफ में पता है मेल है मतलब एफ सन होगा एम।
तो अब देखिए यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ गया, देर आर 2 मैरिड कपल इन अ फैमिली। एक और इन्फॉर्मेशन है 2 मैरिड कपल। अब ये दोनों ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए एफ कॉमन दिख रहा आपको फर्स्ट वाले में, ये एफ कॉमन दिख रहा, ठीक है, और सेकेंड वाले में भी आपको यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये एफ कॉमन दिख रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बी है ये पक्का है कि बी यहाँ पोजीशन आएगा तभी ये ग्राफ पॉसिबल है। ये ग्राफ को इसमें इम्बीड कर दिए, तो बी यहाँ आया तो एफ एम मैच हो गया, और एक ई भी पार्ट था तो बी से ई को एक्सटेंड कर दिए, और ई हमें पता है ई डॉक्टर है और अनमैरिड है, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ आ गया। तो अब इसमें बोला गया है कि देर आर 2 मैरिड कपल, तो एक मैरिड कपल तो हमें दिख गया यहाँ पर, तो इससे बी का ये भी पता चल गया कि बी मेल है, बिकॉज सी तो फीमेल है तो बी मेल है, तो हम यहाँ बी की जगह मेल लिख देते हैं, ठीक है। अब एक मैरिड कपल यहाँ दिख गया हमें। अब दूसरा मैरिड कपल दो चीज को बना सकते हैं, ई तो हमारा पता चल गया अनमैरिड है, या तो एफ को मैरी करवा सकते हैं या डी को मैरी करवा सकते हैं। और आपको ऊपर में एक इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है कि ए मैरिड टू समवन हु इज ए स्टेनोग्राफर। तो ए मैरी किया हुआ है मतलब ए मैरिड है, मतलब ए क्या है, मेल है, मतलब पक्का है कोई फीमेल से मैरी किया होगा। तो डी और एफ में हमें पता चल रहा है कि डी फीमेल है, मतलब ए यहाँ इससे मैरी किया होगा, ए जो मेल है इससे मैरी किया होगा। तो इसका मतलब है डी जो है इस इक्वेशन के हिसाब से डी स्टेनोग्राफर हो गई, तो डी स्टेनो लिख देंगे। और एक ही प्रोफेशन बच गया है लॉयर का, सॉरी लॉयर तो हो गया है, आपका जज का बच गया है, तो जज यहाँ हो जाएगा। और डी तो हमें पता है स्टेनो है, तो डी फीमेल है। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने निकाल लिया जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। अब इक्वेशन, अब क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी। सो बी का प्रोफेशन क्या दिख रहा है हमें, जज है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जज, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये जज आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कपल्स और कपल। तो कपल हमें देख रहे हैं बी और सी कपल है एक यहाँ पर, और यहाँ ए और डी कपल है, मतलब ए डी और बी सी दो कपल हमें मिल रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, सी, बोथ ए डी एंड बी सी बोथ आर कपल। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ डी। डी का प्रोफेशन क्या दिख रहा है, यहाँ स्टैनो दिख रहा है हमें, तो डी का प्रोफेशन स्टैनो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऐसे डायग्राम बना के आप क्लियरली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन दैट सी इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो हम लोग जो कन्वेंशन यूज करते हैं वर्टिकल वाला वही यूज करेंगे। सी ब्रदर है बी का, तो सपोज एक पेरेंट होगा और इसका चाइल्ड होगा सी, सॉरी ए होगा, ए मतलब मेल है क्योंकि ए ब्रदर है, और इसी का चाइल्ड बी भी होगा, और बी का हमें जेंडर नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है, सी इज द फादर ऑफ ए, तो सेकंड चार्ट है, सी जो है ये फादर है, मतलब मेल है, किसका है, ए का है, तो ए हो गया। ये हायरार्की मैंने बहुत बार बताया है तो इसको फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सेकंड कर लिया हम लोगों ने, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का ब्रदर है, तो चलिए अभी डी तो नहीं लिखते हैं, नेक्स्ट पहले फोर देख लेते हैं। फोर क्या है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है बी का डॉटर है, मतलब यहाँ बी दिख रहा, इसका डॉटर है ई, मतलब ई यहाँ पर हो गया, ई फीमेल हो गया, ठीक है। अब हम डी और ई को ब्रदर कर थर्ड वाला लेते हैं, फोर्थ तो ले चुका हूँ, अब थर्ड लेते हैं, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी ब्रदर है मतलब बी का ही सन होगा, और ये हो गया मेल, ठीक है। ये पूरा पूरी हम लोगों का दो चार्ट बन गया है। अब देखिए ये चार्ट, अगर ये दोनों चार्ट को अगर हम मर्ज करना चाहें तो आप देखिए ये जो सी है जो पेरेंट है जो मेल है, इसका चाइल्ड ए है, और सेम आपको ये चीज़ दिख रहा है ये वाला यहाँ पर पार्ट, कि कोई एक पर्टिकुलर पेरेंट है जिसका चाइल्ड ए है, मतलब यहाँ ऑब्वियस है कि सी होगा, मतलब यहाँ सी फिल कर देंगे जो कि मेल है। तो ये हमारा टोटल चार्ट बन गया है, ठीक है। ये जो चार्ट हमारा बना है ये हमारा फैमिली ट्री बन चुका है। अब क्वेश्चन देखेंगे, देन द अंकल ऑफ डी इज, तो डी यहाँ है, इसका अंकल निकालना है। अंकल निकालना है तो सबसे पहले पेरेंट्स के पास जाना होगा, इसका पेरेंट कौन है, बी है, बी पेरेंट हो गया, और इसका ब्रदर कौन है, इसका ब्रदर जस्ट इसके लाइन में ये होता है, मतलब ए है, तो ए अंकल हो गया, और ए ऑप्शन नंबर हमारा ए में ही है। तो ऐसे हम लोग इजीली ये फैमिली ट्री बना के निकाल सकते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन इज ए बी सी डी ई आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, देर आर 2 फादर 2 सन 2 वाइफ्स, मतलब 2 फादर है, 2 सन है, 2 वाइफ्स है, एंड 3 मेल एंड 2 फीमेल्स, ये इन्फो है। और ए बी सी डी ई 5 फैमिली मेंबर है। अब इन्फो आगे देखते हैं, द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर, जो टीचर है वो लॉयर, सो लॉयर जो कि मेल है, इसका वाइफ है टीचर, ठीक है, दिस इज फीमेल।
ये इन्फो आ गया। हु वॉज द सन ऑफ द डॉक्टर, मतलब जो लॉयर है ये डॉक्टर का सन है, मतलब ये हमारा डॉक्टर हो गया। सो डॉक्टर का भी जेंडर हमें नहीं पता है, लॉयर सन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ई इज नॉट अ मेल, ई जो है ये मेल नहीं है, मतलब ई फीमेल है। नीदर ऑल्सो द वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, मतलब ई जो है वाइफ ऑफ प्रोफेशनल नहीं है, ये भी एक इन्फो दे दिया गया है हमें। और क्या दिया है, सी इज द यंगेस्ट पर्सन इन अ फैमिली, सी जो है ये यंगेस्ट है। एंड डी इज इल्डेस्ट, डी इज इल्डेस्ट। सो इससे एक चीज ये पता चल रहा कि सी अगर यंगेस्ट है तो मतलब सी अनमैरिड होगा, तभी ये यंगेस्ट होगा। और हमें पता है कि 2 सन चाहिए, हमें 2 सन चाहिए, तो एक सन तो हमारा लॉयर दिख रहा है, डॉक्टर का सन है। तो अगर सेकंड हायरार्की हमें चाहिए तो ये पक्का है कि यंगेस्ट वाला होगा, तो सेकंड हायरार्की यहाँ पर सी आ जाएगा। और ये सन होगा मतलब ये मेल होगा, ये क्लियर है। अब फीमेल हमें 2 चाहिए, तो ये देखिए ई एक फीमेल हो गया और दूसरा फीमेल हमारा टीचर आ गया है, ठीक है। तो 2 फीमेल हमें मिल गया है और बाकी सब जो बचा है वो मेल हो जाएगा, मतलब ई जो बचा है डी जो है ये हमारा मेल हो जाएगा क्योंकि डी इल्डेस्ट है, ये क्लियर है। अब हम लोग आगे और देखते हैं क्या हम लोग बैठा सकते हैं, बस इतना ही इन्फो हमारे पास है। अब देखिए अब हमारे पास बचा क्या, 2 सन्स कंप्लीट हो चुका है, अभी 2 फादर कंप्लीट नहीं है क्योंकि एक फादर तो लॉयर है, मेल है, और सेकंड फादर कौन होगा, तो सेकंड फादर बट ऑब्वियस है कि इसके ऊपर होगा, मतलब जो इल्डेस्ट वाला है डी है वो सेकंड फादर होगा। तो लेकिन अब ये नहीं पता है कि डॉक्टर डी है कि नहीं। और उसमें एक चीज और हमें पता है कि 2 मैरिड कपल है, 2 वाइफ्स है, तो मतलब 2 मैरिड कपल होगा, तो एक वाइफ तो टीचर दिख रही है यहाँ पर, तो दूसरा वाइफ ये होगी क्योंकि फीमेल ही 2 है, तो दूसरा वाइफ ई होगी। लेकिन ई का ये कंडीशन है कि ये प्रोफेशनल का वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब हमारा क्या ये बच गया कि सी का तो शादी नहीं हुआ है, सेकेंड वाला हायरार्की में ऑलरेडी कंप्लीटेड है हस्बैंड वाइफ, मतलब ई जो फिट होगा ये फर्स्ट हायरार्की में ही फिट होगा। लेकिन ई जो है ये प्रोफेशनल का वाइफ नहीं हो सकती, मतलब डॉक्टर का वाइफ नहीं हो सकती, लेकिन डॉक्टर तो हो सकती है। तो इस कारण से डॉक्टर में क्या हो गया, ये जो डॉक्टर है जो कि फीमेल है यही ई है, ठीक है। और ई का शादी किससे हुआ है, इल्डेस्ट है जो डी है उससे शादी हुआ है, तो डी यहाँ मेल हो गया जो कि इल्डेस्ट है। ई से शादी किया है, ई डॉक्टर है, ई फीमेल है। अब हमारा बच क्या गया, हम लोगों ने क्या क्या फिट कर दिया यहाँ देखते हैं। सी हो गया है, ई हो गया यहाँ पर, ये सी हो गया, ई हो गया, डी हो गया, और अब लॉयर और टीचर बचा है। तो लॉयर में हम देख लेंगे यहाँ पर एक चीज़ और इन्फो है कि बी इज़ अ मेल, तो बी मेल है तो बी पक्का है लॉयर होगा यहाँ पर, क्योंकि मेल यहाँ बचा हुआ है। और बच कौन सा गया, ए बच गया, तो ए फीमेल हो गया, मतलब ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सिंपल अब आंसर करेंगे इस फैमिली ट्री को देखते हुए। पहला क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो डी ई से कैसे रिलेटेड है, तो डी ई का हस्बैंड है दिख रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा हस्बैंड ए, क्लियर है। नेक्स्ट, हु इज द फीमेल इन द ग्रुप, तो फीमेल में एक यहाँ ए फीमेल है जो टीचर है और दूसरा ई फीमेल है जो डॉक्टर है, मतलब ए और ई इज अ फीमेल, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ए और ई। अब 62 क्या है, हुज वाइफ इज अ टीचर, सो किसका वाइफ टीचर है, तो लॉयर का वाइफ टीचर है, तो लॉयर कौन है, लॉयर इज अ बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। सो इस तरह अगर हम फैमिली ट्री बना लिए तो हर क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। आप लोग भी यही अप्रोच से जाइएगा, इजिली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इज देयर आर फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, देयर आर 2 मैरिड कपल इन अ फैमिली, ठीक है। द फैमिली मेंबर्स आर लॉयर, सो इसमें लॉयर है, टीचर है, सेल्समैन है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है एंड डॉक्टर्स है, ठीक है। सबका इनिशियल्स डिफरेंट है तो हम लोग इजीली इनिशियल्स ही ले लेंगे। तो इसमें पहले हम लोग बना लेंगे कि कौन क्या है, यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ, और ये हम जेंडर वाला ले लिए कि हम पता करते रहेंगे कि कौन सा जेंडर है, ये पर्सन है और ये ऑक्यूपेशन है, मतलब क्या प्रोफेशन फॉलो हो रहा है। अब हम लोग एक एक करके इसका डिटेल फिल करते जाएंगे। फर्स्ट है डी द सेल्समैन इज मैरिड टू द लेडी टीचर, डी जो है वो सेल्समैन है, तो यहाँ लिख देंगे प्रोफेशन सेल्समैन है, और ही डी मैरिड टू द लेडी टीचर, मतलब ये किससे मैरी किया हुआ है, लेडी टीचर से, लेडी टीचर, इसका मतलब डी क्या है, मेल है, ठीक है। और नेक्स्ट है द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, तो
डॉक्टर जो है ये लॉयर से मैरी किया है। नेक्स्ट है एफ द अकाउंटेंट, एफ जो है अकाउंटेंट है, लिख देते हैं। इज द सन ऑफ बी, तो एफ अगर सन है मतलब एफ मेल है, और इज द सन ऑफ बी मतलब हायरार्की भी लिख लेंगे, बी का सन है एफ, एफ इज मेल, ठीक है। नेक्स्ट है इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ ई, तो ब्रदर ऑफ ई है मतलब यहां पर इसका ब्रदर ई हो गया। देन सी द लॉयर इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ए, पहले सी द लॉयर यहां लिख देते हैं, सी इज अ लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, मतलब ये फीमेल हो गई, तो ए का डॉटर इन लॉ है, तो ए यहाँ आया। सो ए का डॉटर इन लॉ दैट मीन्स ए का कोई सन हुआ है, इसका वाइफ होगी आपका सी, जो कि यहाँ फीमेल है। क्लियर है। नेक्स्ट है ई इज अनमैरिड इंजीनियर, ई जो है अनमैरिड है, ये इंजीनियर है, फर्स्ट इंजीनियर है और अनमैरिड है। नेक्स्ट देखते हैं ए इज अ ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो ए जो है वो ग्रैंड मदर ऑफ एफ है, मतलब ए का रिलेशन देखिए, ग्रैंड मदर मतलब ए फीमेल आ चुका है, तो ए को फीमेल आ चुकी है तो यहाँ फीमेल लिख देते हैं, और ये ग्रैंड मदर ऑफ एफ है, मतलब दो हायरार्की बनेगा, तो ए का ये जो भी है सन वाइफ सन या डॉटर उसका फैमिली होगा, और इसका चाइल्ड होगा एफ, ठीक है। और एफ मेल है कि फीमेल ये पता नहीं है, मतलब ये हायरार्की बस हम लोग बना रहे। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, तो जितना हमें पता चल गया है ये सब चीजें पता चल गई। अब हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ अब हमें निकालना है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सब हम लोग रिलेटेड कैसे हैं। अब अगर ये दो फैमिली ट्री आप देख रहे हैं, ये बी वाला ट्री और ये वाला ट्री देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि बी का जो सन है वो एफ है जो कि मेल है, तो यहाँ भी दिख रहा है कि एक एफ दिख रहा है जो कि मेल है, तो इसका मतलब है अगर बी को हम एग्जैक्टली यहाँ इस पोजीशन पे फिट कर सकते हैं। क्लियर है। अगर इस पोजीशन पे अगर फिट हो गया बी, तो यहाँ पर ई इसका ब्रदर है, एफ का ब्रदर है ई, सॉरी एफ ई का ब्रदर है। ई का जेंडर के बारे में अभी हमें नहीं पता है कि ई का जेंडर क्या है, और हमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, तो ई एफ तो सिबलिंग है ये पता चल रहा है, लेकिन ई का जेंडर अभी तक हमें नहीं पता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम जेंडर निकाल सकते हैं। एक और हमारा था कि इसमें 2 मैरिड कपल है, सो 2 मैरिड कपल में पता चल गया। एक मैरिड कपल तो ये सेल्समैन दिख रहा है, एक सेल्समैन है जो डी, और ये लेडी टीचर से शादी किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ हमारा मैरिड कपल एक पता चल गया, ये एक बी और सी मैरिड कपल है, तो बी हमारा तो मेल है ये पता चल गया, तो बी में मेल लिख देते हैं। अब सेकंड मैरिड कपल कहाँ पर हो सकता है, अब इसे हमें ध्यान से देखना है। तो सेकंड मैरिड कपल अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो लेडी टीचर हमारा जो यहाँ पर आया था, ये लेडी टीचर को अगर हम लोग ए में फिट कर देते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग इसको मैरी करा देते हैं, बिकॉज हमारा जो डी है वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर आप काउंट कीजिएगा तो हमारे पास मेंबर क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ मेंबर है, और इसमें देखिए यहाँ ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी नहीं आया है, ई और एफ आ चुका है, मतलब डी का कमी है, मतलब डी आ नहीं चुका है, और डी क्या है, डी मेल है। इसका मतलब है जो मैरिड कपल हम लोग करवाएंगे डी से, तो डी मेल है मतलब डी फीमेल से शादी करेगा, तो इस पूरे हायरार्की में फीमेल कहाँ है, इस पूरे हायरार्की में ए फीमेल नजर आ रहा है, एफ मेल है और ई के बारे में पता नहीं है, तो हम यहाँ पर इससे इसका मैरी करवाएंगे, तो डी यहाँ पर आ जाएगा जो कि मेल है, एम लिख देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ए क्या हो गया, डी शादी किससे किया था, लेडी टीचर से, तो ए लेडी टीचर हो गई, तो ए की जगह यहाँ लेडी टीचर लिख देते हैं, टीचर है मतलब टीचर लिख देते हैं, और जो कि फीमेल है पहले से पता है। तो अब क्या प्रोफेशन बच गया, टीचर लॉयर सेल्समैन इंजीनियर अकाउंटेंट हो चुका है, बच गया हमारा डॉक्टर, तो बी क्या हो जाएगा, बी डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है, और अभी भी पूछ रहा है कि ई क्या है। इतना इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी हमें ई का जेंडर नहीं पता चल पाया है कि ई का जेंडर क्या है। हम लोगों ने पूरा फैमिली ट्री बना लिया, हर 6 मेंबर को असाइन कर दिया, 2 मैरिड कपल भी ला दिया, यहाँ देखिए 2 मैरिड कपल भी देख लिए, एक मैरिड कपल दूसरा मैरिड कपल, और बाकी जितना भी जो प्रोफेशन है सब प्रोफेशन हम लोगों ने ऐड कर दिया, लेकिन तब भी हम ई का जेंडर नहीं पता कर पा रहे। और जब तक ई का जेंडर पता नहीं चलेगा, ई और एफ का रिलेशन, ई हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ ये नहीं पता चलेगा। ई ब्रदर भी हो सकता है एफ का, ई सिस्टर भी हो सकता है,
ये हमें पता है ई और एफ सिबलिंग है, लेकिन ई ब्रदर है कि सिस्टर है ये नहीं पता। इसका मतलब है जितना भी डेटा हमें दिया गया है, इस डेटा से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हमारा आंसर क्या होगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट इस्टेब्लिश द रिलेशन। क्लियर है? इतना होने के बाद भी हम लोग नहीं इस्टेब्लिश कर पाए, तो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी रेयर होता है। मतलब इतना इन्फो के बाद हमेशा लगभग रिलेशन इस्टेब्लिश हो ही जाता है, लेकिन इस केस में नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ 6 ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब 3 मेल होगा 3 फीमेल होगा, क्योंकि 6 मेंबर का ही फैमिली है। ए एन ई आर सन ऑफ एफ, तो एफ का सन ए भी मेल है और ई भी मेल है। ठीक है, ये एफ है, ये दोनों मेल है और ये सन है। ठीक है, नेक्स्ट, डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी जो है मदर ऑफ 2 है, तो डी मान के चलिए, डी यहाँ हम लोग ले लेते हैं। ये मदर ऑफ 2 मतलब ये फीमेल है, एक बॉय का एक गर्ल का, तो एक यहाँ मेल आएगा एक यहाँ फीमेल आएगा। अभी ये क्या है हमें पता नहीं है, कौन कौन आएगा ये पता नहीं है, तो यहाँ हम लोग बॉक्स दे देते हैं कि इसे फिल करना है अभी। नेक्स्ट देते हैं, बी सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का सन है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ए हम लोगों ने पहले से हायरार्की बना के रखा है, ए मेल है तो बी सन है, तो मतलब बी भी मेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, केवल एक मैरिड कपल है। तो आप अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा कि केवल एक मैरिड कपल है, तो एक मैरिड कपल हम लोग कहाँ फिट कर, ये दोनों को बस हमारा ये मुद्दा रहता है कि ये दो जो फैमिली ट्री अलग अलग बना है इसको हमें फिट करना है। तो सबसे पहले हम मेल फीमेल वाला जो इक्वेशन है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हमें मेल तो पता चल गया कि देखिए ये मेल है ये मेल है ये मेल है, 3 मेल आ चुका है, तो एफ क्या हो जाएगा हमारा, एफ फीमेल हो जाएगा। डी फीमेल पता ही है हमें, और यहाँ जो आएगा ये फीमेल पता ही है। इसका मतलब है ये जो नंबर है यहाँ पर जो मैं अभी डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई मेल आने वाला है। अगर हम मान के चलिए कि केवल एक का मैरिज हुआ है, यहाँ पर दिया है ना कि ओनली 1 मैरिड कपल, अगर हम डी और ए को मैरी करवा देते हैं, क्योंकि ए मेल है और डी फीमेल है, तो हमारा ट्री एकदम परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। तो एफ जो है ऊपर है, तो एफ फीमेल ऊपर है, उसके बाद ए यहाँ मेल है, सो ए का मैरी मैं करवा दे रहा हूँ डी से, तो ये डी से मैरी हो जाएगा, डी जो फीमेल है। ठीक है, और उसके बाद एफ के साथ यहाँ ई भी निकला हुआ है, ई जो मेल है, और डी के साथ क्या निकला हुआ है, डी के साथ 2 निकला है, मेल और फीमेल है। तो इस जो कपल है इसका 2 चिल्ड्रन होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा मेल कौन सा है, मेल बी है, और फीमेल का भी पता नहीं है। ठीक है, तो और टोटल मेंबर ऑफ फैमिली कितना है, ए बी सी डी ई एफ, तो हम लोग देखेंगे बच क्या गया है। ए हमारा यहाँ दिख रहा है, ए और यहाँ डी है, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है डी ही है। तो ए हो गया हमारा, टोटल फैमिली मेंबर देख लेंगे क्या क्या बचा है। ए हो गया है, बी हमारा देखिए बी कहाँ है, बी हो चुका है, सी नहीं हुआ है, मतलब ये फीमेल के जगह पे सी हमारा फिट होगा। ये हमारा पूरी फैमिली ट्री हम लोगों ने बना लिया, दो फैमिली ट्री को मर्ज करके ये फाइनल ट्री बना लिया, जो भी इक्वेशन दिया था उस हिसाब से। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी आर फीमेल्स, पहला है ए बी सी आर फीमेल्स है, तो ए देखिए ए यहाँ मेल है, मतलब यहीं गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है ए इज हस्बैंड ऑफ डी, तो देखिए ए इज हस्बैंड ऑफ डी, ए मेल है और डी फीमेल है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ऑप्शन हो जाएगा बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, अगर आपको डाउट है तो सी डी में, जैसे सी क्या लिखा है, ई एन एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी, तो आप देख रहे चिल्ड्रन ऑफ डी क्या है, बी और सी चिल्ड्रन ऑफ डी है, नॉट ई एन एफ, तो थर्ड भी गलत हो गया। एंड फोर्थ है डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, तो डी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, तो डी तो यहाँ पर ग्रैंड डॉटर हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये हायरार्की में बीच में है। ग्रैंड डॉटर के लिए 3 हायरार्की चाहिए और सबसे ऊपर और नीचे वाला रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया, 27 का बी हमारा आ गया। ये क्लियर हो गया फैमिली ट्री कैसे मैंने मर्ज किया है। ये क्वेश्चन एक बार और ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है, क्लैरिटी है पूरा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी आर द मेंबर ऑफ द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन, तो इसमें 4 एडल्ट है एंड 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, 2 ऑफ हुम एफ एंड जी आर गर्ल्स, तो हम लोग लिख लेंगे गर्ल्स कौन कौन सा है, गर्ल्स एफ और जी गर्ल्स है। नेक्स्ट ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी ब्रदर्स है, मान के चलिए कोई एक पेरेंट होगा,
इसका सन होगा ANG, जैसा जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं वही फॉर्मेट में लिख रहे हैं, A मेल, और इसी का बेटा होगा D बोला है, D B मेल, मतलब दोनों ब्रदर है। एंड A इज अ डॉक्टर, तो A क्या है, डॉक्टर है, ये भी यहाँ यहीं लिख देते हैं हम, डॉक्टर हम प्रोफेशन साइड में लिखते हैं, A का प्रोफेशन डॉक्टर। नेक्स्ट है E इज द इंजीनियर, E जो है इंजीनियर है, ठीक है। E इंजीनियर मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर, मतलब E जो इंजीनियर है ये मैरिड है वन ऑफ द ब्रदर्स है, इसका मतलब है E फीमेल होगा, क्योंकि वन ऑफ द ब्रदर बोला गया है, मतलब A और D से मैरी करेगा, तो E फीमेल आ गया। तो अब हम लोग बाद में देखेंगे कि किससे मैरी है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड हैज 2 चिल्ड्रेन, इसका मतलब है कि जो E इंजीनियर है वो मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर एंड हैज 2 चिल्ड्रेन, मतलब इसका 2 चिल्ड्रेन है, तो 2 चिल्ड्रेन होगा, पहला दूसरा, हम लोग बस ऐसे ड्रॉ कर लिए। देन और इंफॉर्मेशन क्या है, B इज मैरिड टू D, B जो है वो D से मैरी की है, ठीक है। तो यहाँ D दिख रहा है हमें, तो D B से मैरिड है, तो यहाँ B लिख देंगे, तो B फीमेल हो जाएगा, ये मैरिड कपल हो गया एक। अब आगे देखेंगे, एंड G इज देयर चाइल्ड, एंड इसका चाइल्ड G है, ठीक है। बस हम लोग ट्री ड्रॉ कर रहे हैं। हु इज C, अब बोला है कि C कौन है, तो अब एक गौर से देखिए कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि 4 एडल्ट है, और एक चीज हमें ये पता है, जो ये E है ये मैरिड करेगा वन ऑफ द ब्रदर के लिए, तो एक ब्रदर D का तो मैरिज हमें पहले से पता चल गया, तो बचा कौन सा ब्रदर है, A ब्रदर केवल बचा हुआ है, तो मतलब E का मैरिज A से होगा, तो यहाँ पर हम लोग A लिख देंगे। ये थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, यहाँ हम लोग A से हम यहाँ मैरिज करवा देंगे, यहाँ E मैरिज हो जाएगा जो कि फीमेल है, और इन दोनों का चाइल्ड 2 चाइल्ड है बोला गया है, इन दोनों का 2 चाइल्ड है, पहला दूसरा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट आएगा, पहला चाइल्ड दूसरा चाइल्ड, तो ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कितना कितना फैमिली मेंबर को पुट कर लिया है, टोटल 7 फैमिली मेंबर है, 4 एडल्ट 3 चाइल्ड, तो 3 चाइल्ड हमें दिख भी रहा है, एक G चाइल्ड होगा और 2 चाइल्ड और होगा। हमारा G देखिए, G के बारे में फीमेल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर F फीमेल भी लिख लेते हैं, ठीक है। और अब हमारा कौन कौन सा बच गया है वो देख लेते हैं। फैमिली में A B C D E F G, ठीक है। हमारा A और E यहाँ आ गया, A E काट देते हैं, D और B आ गया, B और D आ चुका है, G आ चुका है, G आ चुका है, मतलब C और F बचा हुआ है, और 2 चिल्ड्रन यहाँ बचा हुआ है, मतलब C F पक्का ये दोनों चिल्ड्रन में आएगा, मतलब यहाँ C F भी हो सकता है, यहाँ C F भी हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखते हैं कि हु इज C, क्वेश्चन पूछा है कि C है कौन। पहला है जीज ब्रदर, C G का ब्रदर है, ऐसा नहीं हो सकता, गलत है, क्योंकि अगर C जो है C और F सेम लेवल पे है, तो इसका मतलब C और F आपस में सिबलिंग है, और C और F में से किसी का जेंडर हमें नहीं पता है, ठीक है। F का जेंडर पता है, F इज फीमेल, लेकिन C का जेंडर हमें नहीं पता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, F's फादर, तो ये तो C का पॉसिबिलिटी नहीं है कि F's का फादर है, क्योंकि C चिल्ड्रन वाले में सेक्शन में आया है, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड है E का फादर, फादर वाला तो होगा ही नहीं। देन D में A का सन, तो A का सन दिख रहा है, A का सन बोला गया है, तो A का सन पॉसिबिलिटी है। तो अब ये हमारा ये पता करना है कि C मेल है कि फीमेल है, ये हमें कहीं भी अभी तक यहाँ से पता नहीं चला है कि C मेल है कि फीमेल है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, कंसिस्टिंग ऑफ 4 एडल्ट 3 चिल्ड्रन, जिसमें हुम 2 आर गर्ल्स, मतलब F और G को गर्ल्स बताया गया है, मतलब F और G को छोड़ के, जैसे यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, 2 ऑफ हुम F एंड G आर गर्ल्स, मतलब 3 चिल्ड्रन में जो 2 है, जो F और G है ये गर्ल्स है, मतलब जो तीसरा चाइल्ड बचा वो मेल होगा, मतलब वो बॉय होगा, तो F और G गर्ल्स हो गया, तो जो C बचा है, C भी तो चिल्ड्रन है, ये मेल हो गया। मतलब यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है ए सन, तो ए सन एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ए का ही बेटा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मान के चलिए हम फिट भी कर देते, सी यहाँ रख देते, एफ यहाँ रख देते, तो एफ तो फीमेल है ही, और सी को हम मेल कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में मुझे पहले लिख देना चाहिए था कि 2 ऑफ हुम एफ एंड जी आर गर्ल्स लिखा है, मतलब 3 चाइल्ड है, 2 ऑफ हुम आर गर्ल्स, मतलब 1 जो बचा वो मेल है, ऐसा बोला जा रहा है। तो सी का मेल भी आ गया, और हम लोग ने चिल्ड्रन भी ढूंढ लिया, तो ये फैमिली ट्री से हम लोग क्लियर हो गए। ये थोड़ा मेसी ट्री बन गया, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये ट्री बना है, ठीक है। अगर इस पर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन ABCDE देयर इज अ प्रोफेसर, अ डॉक्टर, अ लॉयर, ठीक है, ABCDE
CDE, इसमें है एक प्रोफेसर है, P फॉर प्रोफेसर, D फॉर डॉक्टर और L फॉर डॉक्टर को DR लिख देते हैं और लॉयर को L लिख देते हैं, ठीक है। A एंड D आर अनमैरिड लेडीज, ठीक है, A और D और अनमैरिड लेडीज है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ फीमेल लिख देते हैं और अनमैरिड के लिए U लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड डू नॉट वर्क, सो नॉट वर्क, NW फॉर नॉट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑफ द मैरिड कपल इन द ग्रुप E इज द हस्बैंड, E हस्बैंड है, E मतलब मेल है। ये हम एक अगर चार्ट बना रहे तो ये MBA में कैट में बहुत पूछता है क्वेश्चन। ये हो गया हमारा जेंडर का, ये हो गया मैरिटियल स्टेटस का, ये हो गया वर्क स्टेटस का, ठीक है। 3 कॉलम बना चुके हैं हम लोग, बस ये कॉलम वाइज, बस इसको डेटा को अरेंज करना आना चाहिए। ऑफ द मैरिड कपल इन अ ग्रुप ई इज द हस्बैंड, ई हस्बैंड है मतलब ईमेल है। बी इज द ब्रदर ऑफ, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब बी ब्रदर ऑफ ए बोला है मतलब बी मेल होगा। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी इज द ब्रदर ऑफ ए। सो एरो देके इधर एरो दे देते हैं, ए का ब्रदर है, ठीक है, ये बाद में इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। एंड इज नीदर अ डॉक्टर नॉर अ लॉयर, मतलब बी जो है ना ही डॉक्टर है ना लॉयर है, तो लॉयर कैंसल, डॉक्टर कैंसल, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर नहीं है लॉयर नहीं है मतलब पक्का है ये काम करता है, तो पी मतलब प्रोफेसर है, तो यहाँ हम लोग ये नहीं लिख के डायरेक्टली पी लिख देते हैं, प्रोफेसर हो गया। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द प्रोफेसर, तो अगर ऑप्शन में आपको दिया, आपको देखिए इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार दिया है कि आप बता पाएं, तो प्रोफेसर कहाँ आ रहा है, बी में ही प्रोफेसर अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा है और क्वेश्चन यही पूछ दिया हु इज द प्रोफेसर, तो बी इज द प्रोफेसर, आगे हमें देखना ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन को आप अरेंज कीजिएगा ना, आप देखिएगा कि आपको आधा इन्फॉर्मेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ही ऐसा पूछेगा कि डायरेक्टली आप उसको आंसर कर सकें, ठीक है। और क्वेश्चन अगर टफ भी हो तो मैंने इस हिसाब से चार्ट बना दिया है कि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ऐसे चार्ट बनाएंगे कभी आपको डाउट नहीं होने वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। सपोज एज ऑफ मैन m है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम द एज ऑफ 2 सन, मतलब S1 प्लस S2, 2 सन का एज मान लिए। 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, तो इसको एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे m और S1 S2 वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। 5 साल बाद मतलब ये 5 साल बाद का डेटा आप लेंगे, दिस इज 5 ईयर। 5 साल बाद का क्या सिनेरियो होगा, हिज एज विल बी डबल ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन, तो उसका एज डबल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैन का एज क्या हो जाएगा, m प्लस 5, क्योंकि m यहाँ लिया गया है, S1 S2 यहाँ पर लिया गया है, याद रखिएगा इस पॉइंट का वैल्यू है। तो इस पॉइंट 5 साल के बाद सबका वैल्यू 5 से बढ़ गया होगा। सो 5 साल बाद दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इस सन ऑफ एज, S1 प्लस 5 प्लस S2 प्लस 5, ये इक्वेशन आ गया हमारा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो S1 प्लस S2 प्लस 10, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब पूछा गया है कि द फादर प्रेजेंट एज इज, मतलब प्रेजेंट टाइम ये वाला पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, मतलब हमें m का वैल्यू निकालना है सिंपल। अब यहाँ से हम लोग S1 प्लस S2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू m/3, इसको हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू m/3 प्लस 10, सो 3 को बाहर करेंगे तो m प्लस 30 हो जाएगा, और यहाँ क्या है m प्लस 5, सिंपल सॉल्व करना है। 3m प्लस 15 इज इक्वल टू 2m प्लस 60, ये इधर आ गया, 15 इधर चला गया, तो m इज इक्वल टू 60 माइनस 15 45, सो m का वैल्यू क्या आ गया 45, और हमें चाहिए क्या m का ही वैल्यू, सो आंसर क्या हो जाएगा b 45। तो जब भी ऐसा है टाइमलाइन ड्रॉ कीजिए, इजीली आप बना लोगे। नेक्स्ट है इन 1930 अ पर्सन एज वाज 8 टाइम्स, सो पहले हम टाइमलाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, ये 1930 का बात है, ठीक है। सो अ पर्सन एज वाज 8 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सो ठीक है। तो मान के चलिए इसी पॉइंट पे हम दो वेरिएबल लेते हैं, पर्सन का एज का p ले लेते हैं और उसका सन का एज s ले लेते हैं, ठीक है। सो पर्सन का एज क्या है 8 टाइम ऑफ हिज सन, मतलब 8s हो गया। नेक्स्ट पूछा इन 1983, मतलब यहाँ 1983, ये 8 साल बाद, द फादर एज बिकम 10 टाइम्स दैट ऑफ द सन एज, सॉरी इन 1983 द फादर एज बिकम 10 टाइम्स दैट ऑफ द सन एज इन 1930, मतलब 1938 में उसका फादर का एज कितना, पहले उसका फादर का एज कितना हो जाएगा 1938 में, पी माने थे
यहाँ फादर का एज हम लोग एफ मान लेते हैं, पी छोड़ देते हैं, एफ रहने देते हैं, ठीक है। और एज फॉर सन, सो फादर का एज 1938 में एफ प्लस 8 हो गया होगा, क्योंकि एफ इस पॉइंट का वेरिएबल है, दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स हिज सन एज। 10 टाइम हिज सन एज इन 1930, 1930 में इसका सन का एज एस है, मतलब 10s हो गया। क्वेश्चन है द एज ऑफ द सन एंड द फादर इन 1940 वेयर रिस्पेक्टिवली, मतलब 1940 में दोनों का एज क्या होगा। सिंपल, पहले हम एफ और एस निकाल लेते हैं। सो एफ और एस सिंपल सा क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं, एफ का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें, तो 8s प्लस 8 इज इक्वल टू 10s, तो 8s इधर गया, तो 8 इज इक्वल टू 2s, तो s इज इक्वल टू 4, तो s का वैल्यू 4 हो गया, और s का वैल्यू 4 हो गया तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4 32। मतलब इस पॉइंट पे 1930 में जो फादर है वो 32 साल का है और जो सन है 4 साल का है, और हमें क्वेश्चन पूछा है 1940 में दोनों का एज क्या होगा। तो दोनों का एज 1930 का है, तो 1940 में दोनों का एज 10-10 साल ज़्यादा हो जाएगा। सो प्लस 10, फादर 42 साल का हो जाएगा और सन 14 साल का हो जाएगा। 42 और 14 चूज कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, टाइमलाइन बना के हम लोगों ने बहुत आसानी से टाइमलाइन बना के बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन इज, इन अ फैमिली अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर, द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम दैट ऑफ द डॉटर। सो फादर का जो एज है 3 टाइम दैट ऑफ द डॉटर है, 3D, एंड द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ द मदर। तो सन का जो एज है मदर का हाफ है, मतलब m/2। नेक्स्ट है, द वाइफ इज 9 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड। तो वाइफ मतलब मदर इज 9 ईयर यंगर, मतलब फादर के 9 साल कम है। नेक्स्ट है, अ ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन सिस्टर। ब्रदर मतलब S, और 7 ईयर ओल्डर है, मतलब डॉटर प्लस 7। ये 4 इक्वेशन है और हमें पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द मदर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो f इज इक्वल टू 3D है, यहाँ पुट कर देते हैं f के जगह पर। सो दिस इज 3D माइनस 9 दैट इज इक्वल टू m। सो ये m एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया। अब s का वैल्यू जो m/2 है, यहाँ हम पुट कर देते हैं, m/2 इज इक्वल टू d प्लस 7। सो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, m इज इक्वल टू 2d प्लस 14, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन। सो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड m है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। सो क्या आ गया, 3d माइनस 9 इज इक्वल टू 2d प्लस 14। सो ये इधर आ गया और माइनस 9 इधर चला गया, तो d इज इक्वल टू 14 प्लस 9 23। सो d का वैल्यू 23 आ गया और हमें m का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हम d का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 23 प्लस 14। सो ये m का वैल्यू हो गया। सो ये 23 दूनी 46 प्लस 14, मतलब 60 हो गया m का वैल्यू। मतलब वो जो मदर है, वाइफ है, उसका एज कितना है, 60 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। सो सिंपल सा बस डिकोड करना था और इक्वेशन सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें ब्लड रिलेशन एज एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखे, और इस वेराइटीज के अलावा यूपीएससी सीसेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और एक दो क्वेश्चन तो आप श्योर हो जाएंगे, जिस तरह से मैंने पैटर्न बताया सेम पैटर्न आप फॉलो कीजिए, उससे टाइम भी आपको कम लगेगा और आप एक्यूरेसी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो हमारा इस वीडियो के बाद 11 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो मैं होपफुली कॉइन्स पे लाने वाला हूं, और उसके बाद ये क्यूब्स पे आएगा, ठीक है। उसके बाद एलसीएम और डेटा डीआई पे चलेगा। सो ये है, और एक स्ट्रैटेजिक वीडियो मैंने जो बोला था बनाने, वो भी मैं 1-2 दिन में बना देने वाला हूँ, ठीक है। सो जो लोग न्यू आए हैं, वो मैराथन सेशन का इन्फो मैं दे दिया हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए मुझे, और मैं आपके लिए जितना हो सके मैं एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर कराने के लिए कंटेंट बनाते रहूँगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।